Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी क्लास है अगेन कंटिन्यू एक एमसीक्यू सेशन है जो टारगेट होगा आईजीपीजीआई को और पीजीआई को। ठीक है, एमसीक्यू हमने काफ़ी मोस्ट कॉमन एमसीक्यू एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट कॉमन टॉपिक्स है वो हमने चूज़ किए हैं ताकि आपके टॉपिक्स के साथ साथ वो क्वेश्चंस भी क्लियर हो और उन टॉपिक्स में से आगे भी आपको अगर क्वेश्चन देखने को मिले तो आपके वो क्वेश्चंस भी रॉन्ग नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उन्हीं को हमने वापस रिपीट हमने लिया है ताकि एक तो आगे जाके आगे पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे एक स्पेशल टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है जो कि आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे है। जो जैसे अभी एसजीपीजे का एग्जाम है तो उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसकी प्राइस हमने एकदम अफोर्डेबल रखी है, तो आप उसको बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। ए बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्सिया इज। प्री एक्लेम्सिया का बायोकेमिकल मार्कर क्या है? राइज्ड हीमोग्लोबिन लेवल, राइज्ड हीमेटोक्रिट लेवल, राइज्ड इलेक्ट्रोलाइट लेवल या फिर राइज्ड यूरिक एसिड लेवल। कौन सा मार्कर है जिसको हमने बायोकेमिकल मार्कर कहा है प्री एक्लेम्सिया का? सबसे पहले अपन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं प्री एक्लेम्सिया के बारे में। प्री एक्लेम्सिया किसको कहते हैं? हाई ब्लड प्रेशर associated with प्रेगनेंसी इज कॉल्ड प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, अब प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है? एक होती है माइल्ड प्री एक्लेम्सिया, एक होती है सीवियर प्री एक्लेम्सिया। ठीक है, माइल्ड सीवियर एक्लेम्सिया आगे जाके एक्लेम्सिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। माइल्ड एक्लेम्सिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। माइल्ड एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो है वो रहता है अपना 140 टू 90 से 160 टू 110 mm ऑफ Hg। ठीक है, यही इसका रेंज रहता है। जबकि सीवियर के अंदर हम बात करें तो सीवियर के अंदर ब्लड प्रेशर कितना जाएगा? मोर देन 160 से 110 mm ऑफ Hg अगर रहता है उसको हम बोलते हैं सीवियर प्री एक्लेम्सिया। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी? प्रोटीन यूरिया की। तो माइल्ड एक्लेम्सिया के अंदर, माइल्ड प्री एक्लेम्सिया के प्रोटीन यूरिया के अंदर क्या रहता है? लेस देन 2 ग्राम प्रोटीन जो है वो यूरिन में देखा जाता है पर 24 हार्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सीवियर के अंदर कितना देखा जाएगा? मोर देन 5 ग्राम पर 24 आवर। और अगर इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोटीन का अगर यूरिन में प्रोटीन का असेसमेंट के लिए अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसको हमने क्या नाम दिया? डिप स्टिक मेथड। ठीक है, तो डिप स्टिक मेथड के द्वारा अपन इसको कितना रैंक देते हैं? +1। और इसको हमने कितना रैंक दिया? +3। ठीक है, +3 लेवल का यहाँ के प्रोटीन का लेवल हमें देखने को मिलता है। एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे यूरिन आउटपुट नॉर्मल रहता है प्री एक्लेम्सिया के अंदर। क्रिएटिनिन का लेवल भी नियर बाय नॉर्मल रहता है। ब्लड यूरिन नाइट्रोजन भी नॉर्मल एंड प्लेटलेट्स का लेवल भी अभी तक यहाँ पे नॉर्मल है, क्योंकि ये माइल्ड प्री एक्लेम्सिया है। अब अगर ये सीवियर होगी तो ये सारे के सारे जो पैटर्न है वो कैसे रहेंगे? अब नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू है हमें इसके लिए प्री एक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है, अब इसके साइन सिम्टम में हमें क्या देखने को मिलता है? साइन सिम्टम की बात करें तो माइल्ड साइन सिम्टम काफ़ी नॉर्मल रहते हैं, बट सीवियर की अपन बात कर साइन सिम्टम बात करें तो सबसे पहले क्या देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर? एडिमा देखने को मिलता है। एडिमा के बाद में क्या देखने को मिलता है? एपिगेस्ट्रिक पेन। एपिगेस्ट्रिक पेन भी देखने को मिलता है। यूरिन आउटपुट डिक्रीज देखने को मिलता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया कितना होता है? उससे लेस देन 400 ml पर डे से कम हो उसको अपन क्या क्या बोलते हैं? ओलिगो यूरिया। ठीक है, साथ साथ में अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है पेशेंट को? विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ ही और क्या देखने को मिलेगा? प्री एक्लेम्सिया की अगर बात करें, प्रेगनेंसी रिलेटेड एसोसिएटेड आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं सारे सिम्टम कब देखने को मिलते हैं? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब देखिए एक एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है साइन सिम्टम से, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो पूछता है क्लासिकल
क्लासिकल साइन ऑफ प्री एक्लेम्सिया। इसके अंदर क्या आता है? हाइपोटेंशन, इसके बाद में क्या आएगा? ओडिमा, इसके बाद में क्या देता है वो? प्रोटीनूरिया। ठीक है, इसके अलावा वो एक और पॉइंट डाल देगा जो कि फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, एक्सेप्ट। ठीक है, तो क्लासिकल साइन आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, और आगे जाके ये अगर ट्रीट नहीं होती है तो आगे जाके क्या में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक्लेम्सिया में। एक्लेम्सिया को फिर क्या बोलते हैं? फ्लैशेस ऑफ लाइट। ठीक है, एक्लेम्सिया को क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या होता है? कन्वर्जेंस भी इसके अंदर साथ में ऐड हो जाते हैं। इन सब चीजों के साथ में कन्वर्जेंस भी ऐड होना क्या कहलाता है? एक्लेम्सिक कंडीशन। ठीक है, तो ये होता है अपना प्री एक्लेम्सिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए बायोकेमिकल मार्कर फॉर प्री एक्लेम्सिया। इसके अंदर क्या होता है? अपन क्या करते हैं? यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है प्री एक्लेम्सिया के अंदर। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राइज्ड यूरिक एसिड लेवल। अब देखिए इसके अंदर अपन ड्रग कौन सी देंगे? तो ड्रग के अंदर बात करते हैं अपन, एक्लेम्सिया के अंदर ड्रग अपन कौन सी देते हैं? ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसकी देखो थेरापेटिक डोज पूछी जाती है। जैसे लिथियम की थेरापेटिक डोज होती है वैसे ही MgSO4 की है, वैसे डिजोक्सिन की है, क्वेश्चन बनते हैं। तो लिथियम की थेरापेटिक डोज से क्वेश्चन बनता है 4 to 7 मिली इक्वलेंट पर लीटर, इसकी थेरापेटिक डोज रहती है। अगर इससे इसका लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले नर्स को, तो वो क्या होता है? टॉक्सिसिटी हो जाती है। सबसे पहले क्या नर्स क्या असेस करती है? डीप टेंडन रिफ्लेक्स को। डीप टेंडन रिफ्लेक्स को क्या करेगी? नर्स असेस करेगी। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होती है तो अब्सेंट हो जाते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो नर्स क्या करेगी? डीप टेंडन रिफ्लेक्स को असेस करेगी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को असेस करेगी, कार्डियक फेलियर को असेस करेगी। आगे जाके जैसे जैसे टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, अगर ये मोर देन 20 तक चली जाती है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी आ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आप साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चल रहे हो ताकि आपके रिवीजन में हेल्प हो। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, वैक्सीनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, वैक्सीनेशन से किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन हमारे पास में क्या है? हार्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, या फिर नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीनेशन लगाते हैं हम तो उससे किस प्रकार की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड होती है? तो देखिए वैक्सीनेशन जब कभी भी करते हैं, चाहे कोविड के लिए वैक्सीन हो, चाहे किसी भी प्रकार की वैक्सीन हो, तो इसके अंदर क्या आता है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो हमें प्रोवाइड होती है। ठीक है, वैक्सीनेशन में क्या होती है? एक या तो कोई डेड एंटीजन या फिर एटीन्यूएटेड एंटीजन। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं वाया ओरल या वाया IM IV, जैसे भी करना होता है। तो फिर वो क्या अपनी बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है, मतलब एक्टिविटी करती है अपनी बॉडी उसके लिए। तो एक्टिव होगी सबसे पहले इम्यूनिटी कैसी? एक्टिव। आर्टिफिशियल मतलब खुद बना रही है। ठीक है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और देखिए दूसरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में क्या हो रहा है? अपनी बॉडी काम नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी बात की जा रही है? इम्यूनो ग्लोबुलिन्स की। ठीक है, डायरेक्ट इम्यूनोग्लोबुलिन्स लेते हैं तो वो कैसे होती है? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और देखिए नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? मदर टू फीटस में ट्रांसफर हो रही है इम्यूनिटी, वो क्या होती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और मदर टू फीटस। और देखिए नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इन्फेक्शन हो गया किसी को पर्सन को, इन्फेक्शन के बाद में उस इन्फेक्शन से उसको क्या हो रही है? एंटीबॉडी बन गई उसकी बॉडी में, तो वो क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। ठीक है, नेचुरली अपनी बॉडी ने काम किया है फिर इम्यूनिटी बनाई है, तो वो हो गई नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर पूरा एकदम मैंने इम्यूनिटी पढ़ाया है, आप जाके देखिएगा, SGPGI की क्लासेस में ही मैंने पढ़ाया। ठीक है, आप जाके एक बार जरूर उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में क्या है? हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी किसकी इम्यूनिटी होती है? कम्युनिटी की। ठीक है, उसमें क्या आता है? हार्ड इम्यूनिटी। ठीक है, कम्युनिटी के कुछ लोग इम्यून होते हैं जिसकी वजह से बाकी की कम्युनिटी को भी इम्यूनिटी मिलती है, उसको कहते हैं अपन हार्ड इम्यूनिटी। नेक्स्ट MCQ हमारा, व्हेन डिड द मेंटल हेल्थ बिल बिकम मेंटल हेल्थ एक्ट? मेंटल हेल्थ एक्ट कब बनाया गया था? सिंपल लैंग्वेज में, मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना था? 1990 में, 1912 में, 1987 में, या फिर 1985 में? तो देखिए मेंटल हेल्थ एक्ट कब बना था? ये बना था 1987 में। ठीक है, मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। अगर आपको डेट, अगर एग्जामिनर आपको डेट दे दे तो डेट में क्या लिखना है?
22 मई 1987 मेंटल हेल्थ एक्ट यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। और अगर बात कर लें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम को कब दिया था? 1983 में, ठीक है। 1983 कुछ बुक्स में 1982 भी दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपको करेक्ट करना है। जबकि अकॉर्डिंग टू गूगल 1983 ये प्रोग्राम एस्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद में देखिए और एक कौन सा होता है, इंडियन लूनेसी एक्ट, तो ये कब बनाया गया था? 1912 में, ठीक है। इसके बाद में देखिए और एक एक्ट होता है, वो होता है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो ये एक्ट कब बनाया गया था? ये एक्ट बना था 1985 में। इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं तो इसकी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, एनडीपीएसए एक्ट, ठीक है। एनडीपीएसए एक्ट बोलते हैं इसको, जबकि इसकी फुल फॉर्म क्या है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। द एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड मोस्टली बाय द, ठीक है। हार्ट का एपेक्स है वो मोस्टली किसके द्वारा फॉर्म होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से, राइट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से, या फिर सेंट्रल वेंट्रिकल से, ठीक है। सेंट्रल वेंट्रिकल तो कुछ होता नहीं है, सेंट्रल वेंट्रिकल राइट या लेफ्ट होता है, सेंट्रल कुछ नहीं होता है। अब बताइए एपेक्स ऑफ द हार्ट किससे बनाया जाता है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में समझने के लिए, ये क्या हमारा हार्ट है, ठीक है, और ये इसके 4 चैम्बर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम एंड ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। तो देखिए जब कभी आपसे पूछे एपेक्स, ठीक है, हार्ट में एपेक्स और बेस अपोजिट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली एपेक्स ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं, बेस नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, बट जबकि हार्ट में ये चीजें अलग है। तो देखिए एपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल यहाँ पे साइज में बड़ा है, इसलिए ये एपेक्स वाला पार्ट बनाता है। और बेस कौन बनाता है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सॉरी, राइट एट्रियम क्या बनाता है? बेस। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या बनाता है? एपेक्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट इज टेकिंग रिफाम्पिसिन। एक क्लाइंट है वो क्या कर रहा है? रिफाम्पिसिन को ले रहा है पर ओरल टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, विच एक्शन बाय द नर्स इंडिकेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेडिकेशन। तो नर्स के द्वारा कौन सा एक्शन किया जाएगा जो अंडरस्टैंडिंग करता है मेडिकेशन के लिए, ठीक है, कि हाँ इस मेडिकेशन का ऐसा काम है। टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल नीड टू बी टेकन विद जूस, आपको क्लाइंट को बताना है कि मेडिकेशन जो है वो जूस के साथ लेनी है। टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल चेंज द कलर ऑफ द यूरिन, आपको बताना है कि मेडिकेशन लेने के बाद में आपका यूरिन का कलर चेंज हो सकता है। नेक्स्ट, टेलिंग द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, आपको सोने से पहले इस मेडिसिन को लेना है। या फिर टेलिंग द क्लाइंट टू टेक मेडिकेशन इफ स्वेट अकर, इफ नाइट स्वेट अकर, ठीक है। आपको बताना है कि मेडिसिन को आप कब लेना, जब नाइट में स्वेट आ रहा तब आपको इस मेडिसिन को लेना है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा करेक्ट है जो मेडिसिन के एग्जैक्ट वर्क के ऊपर अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। तो देखिए रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन समझ लेते हैं, साथ साथ में इसका आंसर भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए रिफाम्पिसिन के बारे में कुछ एमसीक्यू है वो अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो रिफाम्पिसिन मोस्ट इफेक्टिव टीबी ड्रग में आती है, ठीक है। आपसे एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट इफेक्टिव ड्रग कौन सी है ट्यूबरकुलोसिस की, तो वो है कौन सी? रिफाम्पिसिन की। सेकंड क्वेश्चन, रिफाम्पिसिन अपन लेप्रोसी के लिए भी यूजफुल है, ठीक है। लेप्रोसी के लिए अपन ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है, ठीक है। साथ साथ में रिफाम्पिसिन क्या करती है? मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस से भी प्रिवेंट करती है, उसको क्या करती है? ट्रीट करती है, ठीक है। किस में? चिल्ड्रंस में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, अगर चिल्ड्रंस में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे कि चिल्ड्रंस में मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस फैल रहा है तो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? तो इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस पॉजिटिव एजेंट इनटू द चिल्ड्रंस, कौन है? एच इन्फ्लुएंजा। और क्या क्वेश्चन बनते हैं अपने मेनिंजाइटिस से, सॉरी रिफाम्पिसिन से? रिफाम्पिसिन किस प्रकार की ड्रग है? एक बैक्टीरियो
साइडल ड्रग है, ठीक है। एक होती है बैक्टीरिया स्टेटिक, एक होती है साइडल। साइडल मीन्स बैक्टीरिया को किल करना, स्टेटिक मीन्स बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना, ठीक है। ये क्या करती है बैक्टीरियोसाइडल के साथ साथ क्या करती है, ये बैक्टीरिया के आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, ठीक है। इनहिबिट आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है। आरएनए सिंथेसिस को ये क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी डोज से बारे में, क्योंकि डोज से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बना हुआ है। रिफाम्पिसिन काफी इंपॉर्टेंट है, एम्स के लिए भी, पीजीआई के लिए भी और एसजीपीजीआई के लिए भी, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए आपके। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए। तो अभी जो ये पेशेंट डोज ले रहा है यही इसकी ऑप्टिमम डोज होती है। तो डोज क्या है इसकी 600 mg डेली, ठीक है। अगर ये किसके लिए है, जब पेशेंट एक नॉर्मल 70 kg का एडल्ट पर्सन हो। नहीं तो इसके अंदर कैसे डोज देते हैं अपन, 10 mg पर kg पर डे इसका डोज रहता है, ठीक है, ट्वाइस वीकली। इसके बाद में देखिए अगर मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए आपको रिफाम्पिसिन देनी है तो क्या रहेगा, इसमें भी सेम डोज रहेगी 600 mg की। अपन इसमें क्या रखेंगे, ट्वाइस डेली रखेंगे, ठीक है, डोज रखेंगे इसके अंदर। इसके बाद में देखिए और रिफाम्पिसिन को अपन कहाँ यूज में कर सकते हैं, ब्रूसेलोसिस में काम में ले सकते हैं, लेग्यूनारिस में अपन इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए इसका साइड इफेक्ट क्या होता है रिफाम्पिसिन का। सबसे पहला साइड इफेक्ट क्या है, हेडेक, डायरिया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट फ्लू लाइक सिम्टम कोज करती है रिफाम्पिसिन, याद रखना है। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट फीवर आ जाएगा पेशेंट को, मेलाइज की कंडीशन देखने को मिलती है, मसल में यहाँ पे पेन देखने को मिलती है, रीनल ट्यूबुलर का यहाँ पे नेक्रोसिस भी करवाती है। साथ साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट जो ये क्वेश्चन में बनता है, रेड एंड ऑरेंज कलर बॉडी सिक्रेशन कोज करती है क्या, रिफाम्पिसिन। इसके लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपकी जो ड्रग है वो आपके बॉडी सिक्रेशंस को रेड एंड येलो करेगी, जो कि क्या है एक हार्मलेस है, कोई भी किसी प्रकार का आपको हार्म नहीं होता है, ठीक है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो आगे जाके आपको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। टेलिंग द क्लाइंट दैट द मेडिकेशन विल चेंज द कलर ऑफ द यूरिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। आपसे पूछा है क्रेनियल नर्व के बारे में पूछा है, वो भी क्या, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व के बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ऑप्शन क्या है, क्रेनियल नंबर 6, 10, 8 या फिर 5 ट्राइजेमिनल। कौन सी नर्व जो है वो क्या है, लार्जेस्ट है। तो देखिए अपन बात कर लेते हैं क्रेनियल नर्व की। तो सबसे पहले ये कितने नंबर की होती है, ठीक है, टोटल 12 इन नंबर्स, ठीक है, टोटल 12 इन नंबर्स होती है। तो देखिए फर्स्ट अपन बात कर ले सब सारी की, अपन देख लेते हैं। फर्स्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ऑल्फैक्टरी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल के लिए, ठीक है। ऑल्फैक्टरी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्मेल के लिए। और ये किस प्रकार की नर्व है, सेंसरी नर्व है, मोटार नर्व है, तो ये किस प्रकार की नर्व है, सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। सेकंड नर्व है ऑप्टिक। तो ऑप्टिक ऑप्टिक किस में हेल्प करती है, विजुअल एक्विटी के अंदर ये काम में आती है। और ये भी किस प्रकार की नर्व है, सेंसरी नर्व है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड वन ओक्यूलोमोटार। ओक्यूलोमोटार किस में काम में आती है, आई के मूवमेंट में, प्लस यहाँ पे प्यूपिल के डायलेशन में भी ये हेल्प आती है, ठीक है, प्यूपिल डायलेशन में भी काम करती है। इसके देखो नाम में ही मोटार है, तो मतलब ये कैसे एक्टिविटी करेगी, मोटार एक्टिविटी करेगी।
ठीक है। इसके बाद में फोर्थ वन ट्रोक्लियर नर्व। तो देखिए ट्रोक्लियर नर्व क्या करती है, आई मूवमेंट करती है। ये भी आई मूवमेंट में किस प्रकार का, आई का वर्टिकल मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है कौन सी नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। तो ये भी इस प्रकार की नर्व है, मोटार नर्व। ठीक है, ये भी किस प्रकार नर्व है, मोटार नर्व। इसके बाद में फिफ्थ, फिफ्थ में कौन सी आती है, ट्राइजेमिनल। ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व है। तो ट्राइजेमिनल नर्व क्या काम करती है, फेशियल सेंसेशन का काम करती है। इसके बाद में दूसरा क्या करती है, एक्सप्रेशन का। अपने फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं अपन, तो वो कौन सी नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये मेनली कौन सी नर्व है, सेंसरी एंड मोटार। ठीक है, ट्राइजेमिनल कौन सी नर्व है, सेंसरी एंड मोटार नर्व। इसके बाद में देखिए 6 नंबर कौन सी होती है, एब्ड्यूसेंस। तो देखिए एब्ड्यूसेंस क्या करती है, ठीक है, एकमात्र ऐसी नर्व जो क्या करती है, लेटरल मूव कराती है किसको, आई को। ठीक है, इसके लिए कौन सी, एलआर6 लेटरल रेक्टस 6। ठीक है, लेटरल रेक्टस जो मसल है आई की, वो उसको सप्लाई होती है। ठीक है, और दूसरा जैसे ट्रोक्लियर है, ये किसके लिए होती है, सुपीरियर ओब्लिक 4। ठीक है, ट्रोक्लियर किसको सप्लाई होती है, सुपीरियर ओब्लिक आई की, सुपीरियर ओब्लिक मसल को। एंड एलआर6 मतलब लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई, ये क्या करती है, लेटरल मूवमेंट करवाती है आई को। ठीक है, और ये किस प्रकार की नर्व है, ये मोटार नर्व है। ठीक है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, मोटार नर्व है। ट्राइजेमिनल नर्व अभी तक आई है, वो दोनों काम करती है, सेंसरी काम करती है, मोटार भी काम करती है। इसके बाद में सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर कौन सी होती है, फेशियल। तो देखिए फेशियल नर्व क्या करती है, एक तो ये क्या काम करती है, टेस्ट में काम करती है, दूसरा ये भी फेशियल एक्सप्रेशन में काम आती है। ठीक है, तो ये भी बोथ है, सेंसरी में टेस्ट का आ जाएगा और एक्सप्रेशन में मोटार नर्व का काम कर देगी। ठीक है, इसके बाद में देखिए एट्थ नंबर, एट्थ नंबर की कौन सी होती है, ऑडिटरी। ठीक है, ऑडिटरी, ऑडिटरी बोल सकते हैं, फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। इसके अंदर क्या होता है, हियरिंग एंड बैलेंस का काम करती है ये। ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंस का काम करती है। तो ये कौन सी कैटेगरी की नर्व है, सेंसरी नर्व है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 9, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। तो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्या करती है, टेस्ट में हेल्प करती है, साथ साथ में सेलोविंग में भी हेल्प करती है। तो ये भी सेंसरी प्लस मोटार नर्व दोनों एक्ट करती है, तो सेंसरी एंड मोटार नर्व। इसके बाद में 10th नंबर, वेगस नर्व। तो देखिए वेगस नर्व क्या काम करती है, वेगस नर्व काफी इफेक्टिव है। सबसे पहले तो ये क्या करती है, सेंसेशन इन थ्रोट। ठीक है, अपन जब भी कुछ थ्रोट से कुछ चीज अपन कोई थिंग को डालते हैं, तो उसमें वेगस नर्व स्टिमुलेंट होती है, आप सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद में वोकल कॉर्ड्स को ये इफेक्ट करती है। ठीक है, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करने में काम आती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कौन करवाती है, वेगस नर्व। ठीक है, तो ये किस प्रकार की है, ये एक प्रकार की सेंसरी नर्व भी है, साथ साथ में मोटार नर्व भी है। इसके बाद में नंबर 11, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइएगा। नंबर 11, नंबर 11 में कौन सी आती है, असेसरी। असेसरी नर्व क्या करती है, हेड प्लस शोल्डर के मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये कौन सी हो गई, मोटार नर्व। इसके बाद में 12 नंबर कौन सी आती है, हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व क्या काम करती है, टंग के मूवमेंट में। टंग मूवमेंट कर रही है, तो ये भी कौन सी हो गई, मोटार नर्व। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ये तो हो गई हमारी क्रेनियल नर्व के बारे में हमने बात कर ली, 12 नंबर्स होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा आपसे लार्जेस्ट क्रेनियल, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल होती है। दूसरा अगर आपसे पूछ ले एग्जामिनर कि लॉन्गेस्ट के बारे में बताओ, तो लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, वेगस नर्व। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड की कौन सी लेयर से जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड का सिक्रेशन होता है। ठीक है, एड्रिनल मेडुला, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना रेटिकुलेसा, या फिर जोना फेसिकुलेटा। ठीक है, आप क्या पूछा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड का यहाँ पे सिक्रेशन पूछा है। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड को सिक्रेशन कौन करवाता है,
इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होता है। जोना फेसिकुलेटा जो है वो क्या करती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन करवाती है। ठीक है, अभी थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं लेयर्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी किडनी है, तो किडनी के ऊपर हमारी क्या सिचुएट रहती है, ट्राइंगल में एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, जो क्या है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, एड्रिनल ग्लैंड भी रेट्रोपेरिटोनियल ग्लैंड है। ठीक है, किडनी भी क्या है रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। अब देखिए एड्रिनल ग्लैंड के ये वाला पार्ट, बाहर वाला पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, एंड अंदर वाले पार्ट को हमने क्या बोला, मेडुला। तो हमसे क्या पूछा है, एड्रिनल ग्लैंड के कहाँ से सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए कोर्टेक्स से सीक्रेट होता है, सबसे पहली बात है कोर्टेक्स। अब कोर्टेक्स के अंदर क्या होती है, 3 लेयर होती है, जैसे जोना, ग्लोमेरुलस, रेटिकुलस एंड फेसिकुलस। तो फर्स्ट लेयर कौन सी हो गई, ग्लोमेरुलेसा। सेकंड लेयर हो गई फेसिकुलेटा, एंड थर्ड लेयर हो गई रेटिकुलारिस। एंड इसके बाद में क्या होता है, मेडुला। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, कोर्टेक्स की। इसके बाद में अंदर, कोर्टेक्स के अंदर क्या होता है, मेडुला होता है। ठीक है, इसके अंदर भी कौन सा हार्मोन्स होते हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा की। देखिए जोना ग्लोमेरुला से क्या सिक्रेशन होता है, मिनरलो कोर्टिकोइड्स। ठीक है, मिनरलो कोर्टिकोइड्स हार्मोन है, वो कहाँ से सीक्रेट होगा, जोना ग्लोमेरुलोसा से। ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जामिनर पूछता है, काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहाँ से अगर ये चीज आपको याद होती है तो। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या सीक्रेट हुआ, मिनरलो कोर्टिकोइड। मिनरलो कोर्टिकोइड मेनली कौन सा, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, सोडियम वाटर रीएब्जॉर्प्शन को ये मेनली अफेक्ट करता है। इसके बाद में बात कर लेते हैं अपन क्या, जोना फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, फेसिकुलेटा से क्या सीक्रेट हुआ, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। अब ये क्या करता है, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, तो कौन कौन से हार्मोन्स यहाँ से बनते हैं कोर्टिकोइड से, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन और कोर्टिसोन। ठीक है, सारे ये स्टेरॉइड हार्मोन है, तो ये कहाँ से निकले, जो ना फेसिकुलेटा से। क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है क्या, रेटिकुलेसा। रेटिकुलेसा क्या करते हैं, एंड्रोजन हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन्स को, तो एंड्रोजन्स क्या करते हैं, एंड्रोजन्स में क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और हमारे सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, जो भी सेक्स हार्मोन है कहाँ से निकलते हैं, रेटिकुलरिस लेयर में। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, मस्कुलरिस, लाइक जो मैन के अंदर काम करेगा तो मसल्स बिल्डअप करने में काम करेगा। फीमेल्स के अंदर भी जैसे सेक्स हार्मोन्स क्या काम करते हैं, यूट्रस के डेवलपमेंट में, ओवरीज के डेवलपमेंट में, ये सब चीजें काम करती है। अब आती है क्या, मेडुला। मेडुला पार्ट से 2 हार्मोन निकलते हैं, ध्यान देखो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन सब चीजों से, तो अपन क्या कर थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, नोट्स बनाते जाएगा साथ साथ में। मेडुला से क्या निकलता है हमारे यहाँ पे, स्ट्रेस हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया था स्ट्रेस हार्मोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से। स्ट्रेस हार्मोन कौन कौन से होते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं किसको, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जोना फेसिकुलेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, द क्लाइंट इज टेकिंग प्रेडनिसोन 7.5 mg पर ओरल ईच मॉर्निंग टू ट्रीट हिज सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। ठीक है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस एसएलई, जो क्या है एक प्रकार की ऑटो इम्यून क्या है, डिजीज है। क्या, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन फॉर टेकिंग द प्रेडनिसोलोन इन द मॉर्निंग। अब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेडनिसोलोन को मॉर्निंग में लेने के लिए। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर रहा है, बेस्ट रीजन है, देर इज लेस चांस ऑफ फॉरगेटिंग द मेडिकेशन इफ टेकन इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में लोगे तो आपको इसका फॉरगेट का लेस चांस होता है। या फिर देर विल बी लेस फ्लूइड रिटेंशन इफ टेकन इन द मॉर्निंग। आप जब मॉर्निंग में लोगे तो आपकी बॉडी में लेस फ्लूइड रिटेंशन होगा। सी क्या है, प्रेडनिसन इज एब्जॉर्ब बेस्ट विद ब्रेकफास्ट विद मील। जो प्रेडनिसोन है वो ब्रेकफास्ट के साथ में अच्छा तरीके से एब्जॉर्ब होता है। या फिर ऑप्शन डी, मॉर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो मॉर्निंग में क्या होता है, बॉडी के नेचुरल सिक्रेशन भी होते हैं, बॉडी के नेचुरली कोर्टिकोस्टेरॉइड भी होते हैं, और हमने भी मॉर्निंग में लिया है तो उसका बेस्ट एक्शन आता है। ठीक है, इसलिए वो क्या है,
करेक्ट आंसर होता है अपना, ठीक है। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन, तो बेस्ट एक्सप्लेन क्या कर रहा है, मॉर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन मिमिक्स द बॉडीज नेचुरल सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। मॉर्निंग सिक्रेशन, मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, बॉडी से कॉर्टिकोस्टेरॉइड निकलता है और हमने भी क्या किया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया उसको, मींस प्रेडनिसोलोन दिया उसको, तो वो दोनों मिलके एक इफेक्टिव काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का कौन सा एग्जाम्पल है, स्कल जॉइंट, थंब जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट। तो देखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, एक बॉल जैसी संरचना होती है, दूसरा उसमें सॉकेट लग रहा है, तो ये कौन सा जॉइंट होता है, ये जॉइंट होता है हमारा हिप जॉइंट, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट, ये एक प्रकार के साइनोवियल जॉइंट का एग्जांपल है। तो अब थोड़ा जॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ तो है, बट थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जॉइंट होते हैं 3 टाइप के। सबसे पहला जॉइंट होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट, सेकंड कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अब देखिए फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या क्या आता है, इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं इनको, सूचर्स, सेकंड गोम्पोसिस, थर्ड वन क्या आते हैं, सिंडोसिस, सिंडेस्मोसिस, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नो मूवेबल जॉइंट, ठीक है। जब ये फुली ओसिफाइड हो जाती है, बोन फुली ओसिफाइड हो जाती है, उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल सिनेरियो के अंदर जॉइंट में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, गोम्पोसिस के बारे में पूछा हुआ है, सुचर्स के बारे में पूछा हुआ है, कौन सी कैटेगरी के टाइप के जॉइंट है। इसके बाद में देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट कहाँ प्रेजेंट रहता है, हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमारे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, स्लाइटली मूवेबल। इसके बाद में क्या होता है, साइनोवियल जॉइंट, डिस्क के बाद में कहाँ प्रेजेंट होता है, सिम्पाइसिक प्यूबिस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। स्टेनोक्लोइड मेस्टोइड जो रहता है वहां पे भी ये प्रेजेंट रहता है स्टेनम से। स्टेनो कोस्टल जॉइंट। अब देखिए साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्या होता है, जो फ्रीली मूवेबल होते हैं, ऐसे जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल जॉइंट। इसके अंदर कौन से जॉइंट आते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट आ गया, हिंग जॉइंट आ गया, सैडल जॉइंट आ गया, कॉन्डोलाइड जॉइंट आ गया, बाल एंड सॉकेट जॉइंट आ गया। इसके बाद में लास्ट पाइवोट जॉइंट। तो ये सारे जॉइंट किस में देखने को मिलते हैं, साइनोवियल जॉइंट, जो क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, बाल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल बताओ, तो कौन सा जॉइंट, हिप जॉइंट, ठीक है। ये सारे अपने साइनोवियल जॉइंट है, बट बाल एंड सॉकेट कौन सा है, हिप जॉइंट। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्लोटिंग फैक्टर सेकंड, ठीक है। क्लोटिंग फैक्टर सेकंड का दूसरा नाम पूछा है आपसे, तो क्रिसमस फैक्टर कहते हैं इसको, फिब्रिनोजन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं या फिर प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। ऑप्शन में सभी प्रकार के क्लोटिंग फैक्टर ही है, तो क्लोटिंग फैक्टर सेकंड का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए अपन बात कर लेते हैं फैक्टर की। तो वन फैक्टर वन को अपन क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजन। फैक्टर टू को अपन क्या बोलते हैं, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, फैक्टर टू पूछा है। इसके बाद में क्या होगा, ऑप्शन थर्ड में, लाइक थर्ड फैक्टर, फैक्टर नंबर थर्ड कौन सा होता है, टिश्यू टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको बोलते हैं, फैक्टर नंबर थर्ड को। इसके बाद में फैक्टर फोर कौन सा होता है, कैल्शियम आयन, फैक्टर फोर की तरह काम करते हैं। इसके बाद में फैक्टर फाइव को क्या बोलते हैं, लेबाइल फैक्टर। इसके बाद में फैक्टर सेवन, तो फैक्टर सेवन को क्या नाम देते हैं, स्टेबल फैक्टर। फैक्टर सिक्स नहीं होता है, फैक्टर सेवन होता है, तो स्टेबल फैक्टर, ठीक है। इसके बाद में फैक्टर एट को क्या बोलते हैं, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। इसके बाद में फैक्टर नाइन को हमने क्या बोला, क्रिसमस फैक्टर।
नेक्स्ट उसका दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर भी इसको कहते हैं, किसको? फैक्टर नंबर 9 को। इसके बाद में फैक्टर नंबर 10, फैक्टर नंबर 10 या फिर फैक्टर नंबर 10 कौन सा है? स्टुअर्ट पावर फैक्टर, किसको बोलते हैं अपन? फैक्टर नंबर 10 को। इसके बाद में फैक्टर नंबर 11 पीटीए, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। इसके बाद में फैक्टर नंबर 12, फैक्टर नंबर 12 किसको बोलते हैं? हैगमन फैक्टर। फैक्टर नंबर 13, फैक्टर नंबर 13 किसको बोलते हैं? लास्ट वन, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये कुछ अपने फैक्टर्स होते हैं जो क्लोटिंग फैक्ट जो कोगुलेशन के पाथवे में काम आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, हाउ मेनी सर्वाइकल नर्व आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कितनी सर्वाइकल नर्व्स हमें देखने को मिलती है? 5, 9, 8 और 12। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं वर्टिब्रा कितनी होती है। तो वर्टिब्रा होती है C7, T12, लंबर 5 एंड सेक्रल 5 एंड कॉक्सिक्स 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पूछा है आपको? स्पाइनल के अंदर, सॉरी, सर्वाइकल के अंदर, तो सर्वाइकल के अंदर कितनी हमारे सर्वाइकल नर्व्स देखने को मिलती है? वो होती है टोटल 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होता है? 8। ठीक है, वर्टिब्रा 7 जबकि सर्वाइकल नर्व कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी? ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट नहीं होता है? ऑप्शन हमारे पास में एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिन, प्रोलेक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? एंटीरियर पार्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस। सेकेंड पार्ट कौन सा है? पोस्टीरियर पार्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इन दोनों पार्ट से क्या होता है? हॉर्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ठीक है, मेनली कहाँ से? हाइपोथैलेमस से, बट पिट्यूटरी ग्लैंड इनको भी रिलीज करवाती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड से एडिनोफाइसिस, न्यूरोफाइसिस से ये हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं एंटीरियर हार्मोन सिक्रेट होते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला कौन सा हो गया? ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद में प्रोलेक्टिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एफएसएच फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड सेवंथ वन बीटा लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एंटीरियर पार्ट से, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस मींस क्यों? हाइपोथैलेमस के नीचे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हाइपोफाइसिस बोला है। नेक्स्ट, पोस्टीरियर पार्ट से क्या 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 सीक्रेट होता है? सबसे पहले वेजोप्रेसिन, दूसरा नाम क्या है इसका? एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी कहां से निकलता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नॉट फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, इज ऑक्सीटोसिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फिजिशियन प्रिस्क्राइब रेगुलर इंसुलिन 5 यूनिट सबक्यूटेनियस, रेगुलर इंसुलिन बिगिंस एक्सर्ट एन इफेक्ट। ठीक है, आपसे पूछा है रेगुलर इंसुलिन का अफेक्ट कब आना शुरू होता है। ठीक है, अफेक्ट, एक्सर्ट एंड अफेक्ट, मतलब अफेक्ट आता है वो कब आता है? ठीक है, एक तो होता है वो उसका वर्किंग टाइम शुरू हो जाना, एक होता है उसका अफेक्ट टाइम, अफेक्ट कब रहा है, लाइक वो इंसुलिन को ग्लूकोज को डिक्रीज करना कब शुरू कर देता है। ठीक है, बॉडी में कब इफेक्ट आया? वो काम तो उसने शुरू कर दिया पहले, बट बॉडी में कब इफेक्ट आया, ये आपसे पूछा है। ध्यान रखना, इन 5 to 10 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स, 30 to 60 मिनट या फिर 60 to 120 मिनट्स। क्वेश्चन किसके बारे में है? रेगुलर इंसुलिन के बारे में। अब देखिए, कुछ इंसुलिन के टाइप्स होते हैं जिनके बारे में अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टाइप कौन सा होता है? रैपिड इंसुलिन। ठीक है, रैपिड इंसुलिन में कौन कौन से इंसुलिन आते हैं?
ह्यूमालोग, लिस्प्रो, एस्पार्ट। ठीक है, ये कब आते हैं? रेगुलर इंसुलिन। अब इनका देखो सबसे पहले क्या होता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑनसेट कब हो रहा है इनका? 15 to 20 मिनट्स अप्रोक्स। ठीक है, पीक कब होते हैं ये? पीक होता है ये 45 to 60 मिनट में। एंड इसके ड्यूरेशन कब तक रहते हैं ये? 3 to 5 आवर्स तक ये काम करते रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में कौन सा इंसुलिन आता है? ह्यूमलिन। आर, आर मीन्स रेगुलर इंसुलिन। तो आपसे कौन सा इंसुलिन के बारे में पूछा गया है? रेगुलर इंसुलिन के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कब होता है? 30 to 1 आवर, 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इसका देखिए पीक से भी क्वेश्चन बनता है। तो पीक कब होता है? 2 to 4 आवर में इसका पीक होता है। और ये कब तक ड्यूरेशन रहता है? 6 to 8 आवर तक ये काम चलता है इससे। ठीक है, इसके बाद में कौन सा होता है? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट इंसुलिन क्या करता है? कौन सा होता है इसमें? एनपीएच। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट इंसुलिन या फिर ह्यूमलिन एन। ठीक है, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कब होता है? 1 to 2 हार्ट से इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। 2 to 4 हार्ट पे तक ये काम करता है। और इसका सॉरी ये करता है 4 to 6 हार्ट तक ये इसका पीक टाइम रहता है। और इसका ड्यूरेशन रहता है 12 to 18 हार्ट तक। इसके बाद में लास्ट वन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। तो लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कौन कौन से आते हैं? लेंटस। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है? लेंटस। ठीक है, अब लेंटस में क्या? ग्लार्गिन। ठीक है, लेंटस, ग्लार्गिन, डेटामीर। ठीक है, तो अब इसमें इसका क्या टाइम रहता है? इसका ऑनसेट टाइम क्या रहता है? 1 to 1.5 आवर इसका ऑनसेट टाइम रहता है। ठीक है, और इसका पीक और इसका जो ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है? इसका ड्यूरेशन 24 आवर्स तक ये काम करते रहते हैं। हमसे क्या पूछा गया था रेगुलर इंसुलिन के बारे में? तो 30 to 60 मिनट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। A cell is a cell that manufacture and store the protein called keratin। केराटिन प्रोटीन को स्टोर करने के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी सेल उसको बनाती है और कौन सी सेल इसको स्टोर करके रखती है? ऑप्शन है हमारे पास में किरेटिसाइट, किरेटिसेलेट, केरासाइट, किरेटिनोसाइट या फिर किरोनोलाइट। तो कौन सी सेल ऐसी है जो मैन्युफैक्चर भी कर रही है, स्टोर भी कर रही है किसको? किरेटिन को। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी क्या? किरेटिनोसाइट। ठीक है, किरेटिनोसाइट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। और किरेटिनोलाइट क्या है? इसके डेक्सट्रक्शन के लिए या फिर इनको डिक्रीज करने के लिए क्रिएटिन प्रोटीन के, इसमें किरेटिनोलाइट काम आती है। और बाकी ऐसी दो सेल नहीं होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, विडाल सीरोलॉजिकल टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? जनरली आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास में? इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एच इन्फ्लुएंजा और साल्मोनेला टाइफी। तो ज़्यादा समझाने की इसमें है नहीं नीड। विडाल टेस्ट किसमें करते हैं? साल्मोनेला टाइफी के अंदर हम क्या करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए और ये पॉजिटिव कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी डिजीज कंडीशन में आता है ये? टाइफॉइड फीवर में, जिसका दूसरा नाम क्या है? एंटेरिक फीवर। ये फैलता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड से ये फैलेगा। ठीक है, और या फिर आप कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक करते हो तो उससे आपको ये बॉडी में ये स्प्रेड होता है। साइन एंड सिम्टम की बात करते हैं इसकी। फीवर तो मोस्ट कॉमन सब में होता ही है। डायरिया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू टाइप का साइन कौन सा है? वाइट कोटिंग टंग इसमें देखने को मिलती है। साथ साथ में इंपॉर्टेंट साइन क्या है? रोज पेटल स्पॉट लीजन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, चेस्ट में, एब्डोमेन में, लिम्स पे। इसके बाद में इंटेस्टाइनल अल्सर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर। इसके बाद में एनलार्ज्ड लीवर भी इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ
कंडीशंस हैं जो साल्मोनेला टाइफी जो कोज करता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का अपना क्लास कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, हम वहाँ पे आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। और हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है जो आरएनसीसी के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। उसके हमने प्राइस भी एकदम अफोर्डेबल रीजनेबल प्राइस रखी है हमने, तो हर स्टूडेंट जो भी है वो उसको बाय कर पाएगा, अपने प्रिपरेशन के और ज़्यादा बूस्टअप कर पाएगा, क्योंकि थियरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में होगी तभी आपकी इफेक्टिव प्रैक्टिस हो पाएगी, आपके माइनस मार्किंग पे कंट्रोल होगा, ठीक है। तो यही अपना एक स्मार्ट स्टडी का पैटर्न रहता है, ठीक है, थियरी प्लस एमसीक्यू सोल्व करना, ठीक है। अगर आप एमसीक्यू सोल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो प्लीज़ आप एमसीक्यू सोल्व कीजिए, वही आपका सिलेक्शन करवाएगा, एग्जाम में एमसीक्यू आने हैं, थियरी नहीं आएगी। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।